इनको इन मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरह से ठगा। इन्होंने सीएम तो अपना बनवा दिया, मायावती बहन मायावती को भी सीएम बनवा दिया। अरे एक बार नहीं दो बार बनवाया। मुलायम सिंह जी को भी बनवा दिया, अखिलेश जी को भी सीएम बनवा दिया जी। ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। तो भाई अब ये चलने वाली नहीं है यार। ये छोड़ो यार, देश को बुद्धू बनाना, देश के लोगों को बुद्धू बनाना, ये तुम्हारा ये कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। ऐसा ईवीएम में बटन दबता है बाकायदा और उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग होती है, पूरी तरह से उसका रखरखाव देख रेख होती है। अगर ईवीएम से चुनाव जीते जा रहे होते ना तो आज कांग्रेस का ही कब्जा होता। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। क्या बयान है आपका कि जी मैं छोड़कर चले जाऊंगा? तो भाई मेरी आपसे दरखास्त है कि आप बिल्कुल बोरिया बिस्तर समेट लें, यूपी क्या बल्कि हिंदुस्तान छोड़ने की तैयारी करें। आप जिस तरीके से देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है, और दिल्ली हाईकोर्ट, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, और इसको बताया जा रहा है कि पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यूपी में चुनाव है तो दिल्ली में सुगबुगाहट पैदा की जा रही है। आपको लगता है क्या इस तरह से? देखिए, कोई भी अगर देश हित या किसी समाज विशेष की अगर बात उठेगी तो उसको बिल्कुल ये जो अपोजिशन बैठे हुए हैं ये पूरी तरह से उसको धार्मिक रूप देने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है जिस समय मैं पीछे बैग डालकर स्कूल जाया करता था अपने बचपन में, तो दीवारों पर लिखा होता था कि पहला अभी नहीं, दूसरा पहला जल्दी नहीं, पहला अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं और तीसरा कभी नहीं, हम दो हमारे दो। तो ये नारा उस वक्त कांग्रेस की सरकार का दिया हुआ नारा था और उस वक्त जबरदस्ती पकड़ कर लोगों की, मैंने सुना है कि नसबंदी भी कराई गई। वो इमरजेंसी को जो दौर था उसमें नसबंदियां कराई गई। यानी अगर उस वक्त हम जनसंख्या को देखें तो उस वक्त क्या आबादी, क्या जनसंख्या कितनी रही होगी आबादी के लिहाज से? आज तकरीबन 40-45 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत शानदार कदम है, बहुत बेहतरीन फैसला है और इस पर सही मायनों में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसको किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार है, अगर वो कोई भी फैसला देश हित के लिए लेगी तो ये जो अपोजिशन में बैठे हुए, जो अपोजिशन में बैठकर भी अपना रोल सही नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन बार बार किसी चीज को लेके वजीर आजम को टारगेट किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से कर रहे हैं, ये गोधरा कांड दोहराना चाहते हैं या फिर इस तरह का दंगा कराना चाहते हैं। ये सब चीजें क्या? देखिए, असल में ये सत्ता में बैठने वाली कुर्सी भोगी लोग हैं ये जो हैं। अब इनके पास से इनको महसूस हो चुका है कि सत्ता गए हुए आज 7 साल हो गए और इनको ये लगने लगा है कि अब इनके पास क्या, इनके आने वाली नस्ल के पास भी जिस कुर्सी पर ये बैठा करते थे वो वापस नहीं आने वाली। इस वजह से ये लोग बेहद परेशान है। तो टारगेट कभी धार्मिक उन्माद भड़काकर, कभी किसी तरह से टारगेट, मतलब कुल मिलाकर देश के विकास के अंदर अगर कोई रोड़ा बना हुआ है तो मैं इन नेताओं को कहूंगा जो कुर्सी के लालच में सब कुछ भूलकर देश हित की बात नहीं कर रहा है। यार, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री, इतना बेहतरीन वजीर आजम, इतना बोल्ड डिसीजन लेने वाला वजीर आजम कहाँ मिलेगा? हमें तो उसकी सराहना करनी चाहिए। और रहा सवाल यकसा सिविल कोड का, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। जब एक देश, एक निशान और एक ही प्रधान है तो भाई तमाम किस्म का कानून भी एक ही तरह का होना चाहिए। मैं इसका पूरी तरह से खुलकर समर्थन करता हूँ। ओवैसी साहब को, मुनव्वर राना साहब को, या फिर तमाम जो कोई हक है, कोई सांसद है समाजवादी पार्टी के, कोई एक विधायक ने भी किया था, कुछ मौलाना भी इस पर बोल रहे, उन लोगों को क्या दिक्कत हो जा रहा है? देखिए, असल में क्या है, मुनव्वर राना साहब की मैं बात करूँ, अगर जिस तरह से आपने नाम लिया, उम्र हो गई है उनकी और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके कहीं ना कहीं, खैर मेरे बड़े हैं, बहुत अच्छे मुशायरे पढ़ा करते थे। अब की पता नहीं, अब उनको भाई आप अपने मुशायरों में लगे रहें, मुशायरे ही पढ़ते रहें, मुशायरों में हिस्सा लेते रहें। आप यार भाई इधर सियासत की तरफ ना देखो यार, ये क्यों टांग खींचने पर लगे हो? क्या बयान है आपका कि जी मैं छोड़कर चले जाऊंगा? तो भाई मेरी आपसे दरखास्त है कि आप बिल्कुल बोरिया बिस्तर समेट लें, यूपी क्या बल्कि हिंदुस्तान छोड़ने की तैयारी करें। आप हिंदुस्तान कहाँ रहेंगे? यूपी से जाने के बाद तो रहेंगे तो इसी हिंदुस्तान में ना, इसी भारत में रहेंगे। तो आपको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। आप लोगों के आइडियल हैं, आपको लोग बड़ी उससे देखते हैं, समझते हैं। आप शायराना अंदाज में रहिए, वो अंदाज ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि आप पर सियासी अंदाज। आपकी वो मुझे आज भी याद है, आपका जो शेर है, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में मैं दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो तमाम लोग इस वाले शेरों, ऐसे शेरों को आपसे सुनना चाहते हैं, ना कि इस किस्म की भाषा को जिसका आप अब इस उम्र के अंदर जो शोभा नहीं देती वो आप प्रयोग कर रहे हैं। वो तो अभी कह रहे थे कि जो ATS ने पकड़ा था उत्तर प्रदेश में 2 आतंकवादी की बात हो रही थी, प्रेशर कुकर में बम की बात बता कर की गई थी,
तो उन्होंने कहा था कि मैं भी घर में कुकर खरीद के लाया था, 6 दिन पहले डर के मारे मैं कुकर वापस कर लाया कि कहीं एटीएस मुझे न पकड़ ले। तो ये तो खुद आप अपने ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि राणा साहब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है जी मेरे कि अगर आपको कुकर रखते हुए डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह खैर करे कि फिर आपके कहीं ना कहीं कोई कुछ इस तरह के मुश्तबा लोगों से कहीं कनेक्शन तो नहीं है जो आप डर रहे हैं। नहीं तो भाई प्रेशर कुकर तो आज हर एक घर के अंदर है। तो आप फिर मैं ये कहूँगा कि आप इस तरह की बयानबाजी छोड़ें। आप माशाल्लाह से बहुत मोतबर और बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्स हैं। आपको तमाम धर्म के लोग आपका सम्मान करते हैं। आपको उसी सम्मान को बरकरार रखते हुए बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। फजूल आपको असल में क्या मसला हुआ है, हकीकत ये है कि इनकी भी, इन लोगों की, ये जो इन्होंने उर्दू के नाम पर जो लोगों को इनके सही मायनों में हलवे मांडे बंद हो गए जी। मैं अपनी टकसाली ज़बान में कहूँगा कि इन लोगों के हलवे मांडे बंद हो चुके हैं इस मोदी सरकार के आने के बाद। बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें हो रही हैं और कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल आप देखें कि जिस तरह से मुस्लिम समाज भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और जिस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि भाई देखो मुस्लिम समाज सही मायनों में तुष्टीकरण से तो उसका बिल्कुल पूरी तरह से दिल भर चुका है, बहुत तुष्टीकरण कर लिया। ये जो सरकार है ये सशक्तिकरण वाली सरकार है। ये मुस्लिम समाज का ही नहीं बल्कि इस देश का सशक्तिकरण कर रही है। और ख़ासकर अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं, मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं, तो इन 7 सालों के अंदर जब से सरकार आई है इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि उनके अंदर आत्मनिर्भर, जो इस सरकार का नारा है, तो बच्चा आत्मनिर्भर हुआ है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है जो पूरी तरह से मोहताज हो चुका था और कांग्रेस ने या दूसरी सरकारों ने उसको बिल्कुल पूरी तरह से एंड कर दिया था। अब उसको लग रहा है नहीं, मुझे भी अब समाज में अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी। आप यूपी जाते हैं कि नहीं? हाँ मैं जाता हूँ यूपी। डर लगता है? रहता हूँ ना, मुझे क्यों डर लगेगा साहब। मुझे आप यूपी, मैं अभी यूपी में मैं अब आपको बताऊं, मैं रामपुर के अंदर तकरीबन 15 दिन रहकर आया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी है। मैं लखनऊ तकरीबन 12-13 दिन लेकर आया कंटिन्यूस। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। मैं ट्रेन के अंदर भी सफ़र करता हूँ कि ट्रेन के अंदर डर लगता है। मैं पैदल भी घूमता हूँ। मैं बाय रोड भी जाता हूँ, अपनी कार से भी जाता हूँ और मैं टैक्सी से भी सफ़र करता हूँ, मैं ट्रेन से भी सफ़र करता हूँ, मैं बसों में भी बैठता हूँ। और मेरी तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुलिया अगर आप देंगे ना, मेरा हुलिया ऐसे नहीं कि जी मैंने टोपी लगा रखी है तो मैं मुसलमान लग रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं टोपी हटा लूँ तो भी मैं चेहरे मोहरे से पूरी तरह से मैं मुसलमान नजर आऊँगा। तो अल्लाह का करम है, एहसान है। भाई आप क्यों लोगों को भय भरम दिखा रहे हैं? भाई इस भय भरम की राजनीति को आप ख़त्म करिए। बहुजन समाजवादी पार्टी ने इन मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरह से ठगा। इन्होंने सीएम तो अपना बनवा दिया, बहन मायावती को भी सीएम बनवा दिया। अरे एक बार नहीं 2-2 बार बनवाया। मुलायम सिंह जी को भी बनवा दिया, अखिलेश जी को भी सीएम बनवा दिया। तो भाई अगर वाकई तुम्हें कुछ मुसलमानों को ऐसा लगता है तो भाई ठीक है भाई, वो लोग, मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ देखें भाई जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी आजमा कर देखें। लेकिन मेरी अपनी तमाम अहले वतन से और ख़ासकर यूपी के मुसलमानों से गुजारिश ये है कि अगर वाकई तरक्की चाहते हैं तो उस सरकार को, उस पार्टी को चुनें जो वाकई आपका भला चाहती है। आप क्योंकि इन लोगों के रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड आपके पास आ चुके हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इनका आपने रिजल्ट चेक कर चुके हैं। आपको बार बार ज़रूरत नहीं देखने की। योगी जी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ 5 साल हुए, एक बार मौका और देकर देखिए कि किस तरह से वो आप मतलब देखें। इस मोदी सरकार का जो नारा है ना, सबसे पहले वो किसी एक समाज विशेष, धर्म विशेष के लिए नारा नहीं है, 130 करोड़ लोगों का नारा है। 130 करोड़ की तालीम और तरक्की और उनके विकास के लिए ये सरकार काम कर रही है। इसी तरह से यूपी की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश की तरक्की से उसको जोड़कर देखना चाहिए। देखें, क्योंकि गंदगी एक फैली हुई थी, वहाँ पर इकट्ठी हो चुकी थी, उसको साफ़ करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि कचरा और गंदगी पिछले 70 सालों की वहाँ पर जमा हो चुकी थी, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा तो समय लगेगा। इसलिए योगी जी को आप मेरा तमाम खासकर मुस्लिम समाज से निवेदन है कि भरपूर और खुलकर और दिल खोलकर भी और पूरी तरह से किसी से डरे नहीं, पूरी तरह से योगी जी का समर्थन करें, योगी जी के साथ आएँ, योगी जी को वोट भी दें और वोट देकर जिताएं।
क्योंकि जब वोटिंग मशीन जिस वक्त ईवीएम खुलेगी ना जी, तो पता चलता है कि कहाँ से क्या किस जगह से मिल रहा है, कितना कितना वोट मिल रहा है। और जब जिस वक्त ईवीएम मशीन खुलती है और हमारे अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से अगर भाजपा के लिए वोट निकलता है, तो बिल्कुल ताल ठोक कर, दम लगाकर आप लोग भी कहने वाले होंगे, हम लोग भी कहने वाले होंगे कि सरकार के अंदर भी, इस सरकार के अंदर भी भागीदारी हमारी है। उस समय तो ईवीएम हैक हो जाएगी। देखो साहब, जब कहीं कुछ नहीं मिलता, वो चुनाव इलेक्शन होने के फौरन बाद तो चुनाव जो है ना जीत रही होती हैं दूसरी पार्टियां। यानी आप यूपी की बात करें तो आज तक, अभी तक अगर बात करें किसी से भी, तो योगी जी हार रहे हैं। और जिस वक्त चुनाव हो चुकेगा तो उस वक्त ये हो रहा होगा कि जी ईवीएम हैक हो गई। तो भाई अब ये चलने वाली नहीं है यार। ये छोड़ो यार, देश को बुद्धू बनाना, देश के लोगों को बुद्धू बनाना, ये तुम्हारा ये कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। ऐसा ईवीएम में बटन दबता है बाकायदा, और उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग होती है, पूरी तरह से उसका रखरखाव, देखरेख होती है। अगर ईवीएम से चुनाव जीते जा रहे होते ना, तो आज कांग्रेस का ही कब्जा होता। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। आज कांग्रेस गद्दी खाली छोड़कर नहीं जाती, कांग्रेस आज भी गद्दी पर ही बैठी हुई होती अगर ईवीएम हैक हो रहे होते।